नमस्कार दोस्तों, और स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, हिस्ट्री एमसीक्यू, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश द्वारा भारत में एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति को कब लागू किया गया? 1773, 1813, 1858 या 1905? इसका आंसर हो जाएगा 1813। ठीक है ना। मुक्त व्यापार नीति कब लागू की? 1813 में। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। 1813 में भारत के ऊपर एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति लागू दी गई अंग्रेजों द्वारा। ठीक है। चलिए, और तो नहीं दे रखे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में भारतीय दस्तकारों और शिल्पकारों के पतन के मुख्य कारण क्या थे? पहला है इंग्लैंड से आयात की जाने वाली मशीन निर्मित सस्ती वस्तुएं। दूसरा है ब्रिटेन और यूरोप में भारतीय वस्तुओं के आयात पर लागू किए गए उच्चायात शुल्क। तीसरा है भारतीय शासकों पर ब्रिटिशों का शासन और भारत में रेलवे का विकास। और ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 1 2 3 और 1 3 4 3 4 और 1 2 3 4। तो ये ना इसमें चारों ही बिल्कुल सही हैं। 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये सारे के सारे क्या थे ना, क्योंकि रेलवे के अब ऑब्वियसली ये इनडायरेक्ट कारण था। कैसे? देखो, रेलवे का विकास हुआ। अब क्या होता था ना रेलवे के विकास से ना, कि यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे वो अपने वहाँ, जहाँ ये बनाने, मतलब जहाँ की फैक्ट्री वगैरह थी वहीं अब सीधे बनाने लगे, सीधे कच्चा माल यहाँ। रेलवे से एक तरह से बोला जाता है पूरी तरह से दस्तकारी का पतन हो गया। ठीक है ना। आवागमन का साधन हो गया ना रेलवे वगैरह। चलिए पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन एक बार। भारतीय दस्तकारों और शिल्पकारों के पतन के मुख्य कारण थे। पहला, इंग्लैंड से आयात की जाने वाली मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ भारतीय वस्तुओं की प्रतिद्वंदिता, जिसके कारण सूत काटने तथा सूती कपड़ा बुनने के उद्योग को सबसे अधिक धक्का लगा। दूसरा, 18वीं और 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन तथा यूरोप में भारतीय वस्तुओं के आयात पर उच्च आयात शुल्क तथा अन्य प्रतिबंध लगाए गए। मतलब क्या किया गया ना, उच्च आयात शुल्क लगाया गया। ठीक है, देख रहे हो उनकी चाल। भारतीय शासक और उनके राज दरबारी, जो शहरी हस्तशिल्प का वस्तुओं के मुख्य ग्राहक थे, धीरे धीरे उनके लुप्त हो जाने से इन उद्योगों को बड़ा धक्का लगा। जैसे सैनिक सामान, हथियार जिनकी आपूर्ति भारतीयों द्वारा की जाती थी, जिनकी ब्रिटिश सरकार द्वारा इनकी आपूर्ति होने लगी, जिससे भारतीय हस्तशिल्पों का पतन हो गया। तीसरा कारण क्या दे रहा है कि भारतीय उद्योगों, विशेषकर ग्रामीण दस्तकारों उद्योग की बर्बादी रेलवे के बनते ही तेजी से हुई। क्यों? रेलवे द्वारा ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं को सुदूर गांवों में पहुंचाने में सहायता मिली। क्या होता था ना, अब सीधे यहाँ कच्चा माल बन रहा है और यहाँ पे फैक्ट्री, यहाँ से सीधे यहाँ ले गए। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो गया वो चीज़, फिर यहाँ बेचने लग गए। बहुत ही आसानी से बेचने लगा, आसानी से पहुँचने लग गया यहाँ पे ब्रिटिश माल। तो ऑब्वियसली रेलवे ने क्या करा, बहुत तेज़ी ला दी इसके दस्तकारों के पतन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषकों की बर्बादी के प्रमुख कारण बताइए। ठीक है। तो पहला है उच्च भू राजस्व। दूसरा है नई कानून प्रणाली तथा नई कानून राजस्व नीति, कृषि का वाणिज्यीकरण और अवौद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, मेरे हिसाब से सभी होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही है, इसका आंसर सभी होगा। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किसान धीरे धीरे दरिद्र हो गए, जिसके प्रमुख कारण थे ब्रिटिश शासकों की आरंभ से ही अधिकतम भू राजस्व वसूलने की नीति रही। उच्च भू राजस्व का निर्धारण इसलिए विनाशकारी साबित हुआ क्योंकि उसके बदले किसानों को कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ और सरकार ने किसी कृषि सुधार पर बहुत कम धन खर्च किया। मतलब कृषि सुधार में क्या हुआ, बहुत कम धन खर्च किया सरकार ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि नई कानून प्रणाली तथा नई कानून नीति से महाजनों को किसानों के शोषण में बहुत मदद मिली। अंग्रेजी राज से पहले महाजन ग्राम समुदाय के अधीन होता था। वस्तुतः ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने जमीन को हस्तांतरण के योग्य बनाकर महाजनों या जमींदारों को जमीन हड़पने तथा मनमाना भू राजस्व वसूलने में समर्थ बना दिया। 19वीं सदी के अंत तक महाजन ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य अभिशाप तथा किसानों की दरिद्रता का प्रमुख कारण बन गया। कृषि के बढ़ते हुए वाणिज्यीकरण ने भी महाजन सह सौदागर को किसान का शोषण करने में मदद की। गरीब किसान को फसल तैयार होते ही जो भी कीमत मिले उसी पर अपनी पैदावार बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। भारत में अवौद्योगिकरण होने तथा आधुनिक उद्योगों के अभाव के कारण कृषि पर अत्यधिक बोझ बढ़ गया, क्योंकि दस्तकार, शिल्पकार, वन्य क्षेत्रों में कार्यरत जो लोग थे वो जीविका चलाने के लिए किस पे निर्भर हो गए? कृषि पर निर्भर हो गए। क्योंकि उनकी जीविका तो चली गई थी, तो अब कहीं ना कहीं वो कृषि पर निर्भर होंगे। फलतः उत्पादन में वृद्धि तो नहीं हुई, बल्कि उस पर निर्भर लोगों की संख्या जरूर बढ़ गई। फलतः पतनशील कृषि अर्थव्यवस्था और भी जर्जर हो गई। ये कहीं ना कहीं आप मेंस के जो आंसर आए उसमें भी आप ये पॉइंट डाल के लिख सकते हो। ठीक है ना। कृषि का विनाश एक तरह से। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला है कि ब्रिटिश शासन के आरंभ में
बंगाल तथा मद्रास के पुराने जमींदार तबाह हो गए। क्या बोल रहे हैं ना कि ब्रिटिश शासन के आरंभ में बंगाल और मद्रास के जो जमींदार थे ना पुराने, वो तबाह हो गए, पहला। दूसरा बोल रहा है कि ब्रिटिश काल में जमींदारी प्रथा के प्रसार के कारण बिचौलियों का उदय हुआ। और तीसरा बोल रहा है कि जमींदार तथा भूस्वामियों ने स्वतंत्रता के लिए भारतीयों के संघर्ष का समर्थन किया। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जमींदारी प्रथा, याद होगा अगर आपको, मैं पढ़ा चुकी हूँ कि इसमें मेडिएटर आ गया था जमींदार, है ना, और एक तरह से बिचौलियों का उदय हो गया था, तो ये बिल्कुल सही है। और पहला भी बिल्कुल सही है, बंगाल बिहार उड़ीसा बताया था मैंने आपको, है ना, तो ये भी सही है कि पुराने जमींदार तबाह हो गए थे, ठीक है। लेकिन तीसरा बिल्कुल गलत है, जमींदारों ने कोई समर्थन नहीं करा भारतीय स्वतंत्रता के लिए, ठीक है ना, भारतीयों का, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखो, ब्रिटिश शासन के आरंभिक दशकों में बंगाल तथा मद्रास के जो पुराने जमींदार थे वो तबाह हो गए। ऐसा खासकर सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को ही राजस्व वसूलने की अधिकार नीलाम करने की वॉरेन हेस्टिंग की नीति के कारण हुआ। भू राजस्व का भारी बोझ और वसूल संबंधी सख्त कानून, जिसके तहत राजस्व की अदायगी में विलम्ब होने पर जमींदारों की संपत्तियां बड़ी कठोरता से नीलाम कर दी गई। जमींदारी प्रथा के प्रसार की एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि बिचौलियों का उदय हुआ। जमींदारों तथा नए भूस्वामियों ने लगान वसूल करने के अपने अधिकार को लाभदायक शर्तों पर अन्य इच्छुक लोगों को दे दिया। अतः इस प्रक्रिया की एक श्रृंखला बन गई, जिससे वास्तविक किसान और सरकार के बीच लगान पाने वाले अनेक बिचौलिए आ गए। नेक्स्ट है कि जमींदार और भूस्वामी संरक्षित राज्यों के राजाओं के साथ विदेशी शासकों के राजनीतिक समर्थक बन गए तथा उन्होंने उदीयमान राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया, क्योंकि इनको महसूस हुआ कि इनका अस्तित्व ब्रिटिश शासन से ही है। इन्होंने इसका विरोध करा, ना कि समर्थन किया, ठीक है ना। क्यों किया, पता चल गया उनको कि ऑब्वियसली उनका जो अस्तित्व, उनको ये पता चल गया था ना कि उनका जो अस्तित्व है किससे है, ब्रिटिश शासन से ही है ऑब्वियसली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ब्रिटिश सरकार ने कृषि के सुधार और आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली। अभी मैंने ऊपर बताया, कृषि का तो इन्होंने पता नहीं कर दिया था एक तरह से। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सिंध में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि कॉलेज की स्थापना की। मैंने आपको ऊपर बताया कि कृषि का एक तरह से पतन हो गया था, पूरी तरह से कृषि पर निर्भरता ज़्यादा हो गई थी, तबाह हो रही थी कृषि धीरे धीरे, है ना। न जाने कितने सारे अकाल पड़े हैं अंग्रेजों के समय में। तो तुम्हें लगता है जो इतना, मतलब लगता है किसी को कि इतना ज़्यादा शोषण कर रहे हैं और वो कृषि कॉलेज की स्थापना उस टाइम पे करेंगे, तो ये गलत है, ठीक है ना। हाँ, पहला सही है इसका, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, हाँ, तो इसको पढ़ भी लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ब्रिटिश सरकार ने कृषि के सुधार और आधुनिकीकरण की कोई भी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार का सारा ध्यान केवल भू राजस्व प्राप्त करने का था। ब्रिटिश शासनकाल में कृषि शिक्षा पूर्णतः उपेक्षित थी। 1939 में पूरे भारत में केवल 6 कृषि कॉलेज थे, 39 में वो भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सिंध में एक भी कृषि कॉलेज नहीं था। तो दूसरा कथन असत्य है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन दे रखा है और कारण है इसका, ठीक है। पहला है कि औपनिवेशिक कथन दे रखा है, औपनिवेशिक काल में अधिकतर आधुनिक भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी। दूसरा है कारण दे रखा है, क्योंकि ब्रिटिश पूंजीपति भारतीय उद्योगों में ऊंचे मुनाफे की संभावनाओं के कारण आकर्षित हुए। बिल्कुल सही, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक ऊंचे मुनाफे की संभावनाओं के कारण आकर्षित हुए थे। तो इसका आंसर ए होना चाहिए था। बिल्कुल, कथन भी सही है और कारण भी इसका सही है। पढ़ लेते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अधिकतर आधुनिक भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश पूंजी का स्वामित्व या नियंत्रण था, क्योंकि ब्रिटिश पूंजीपति भारतीय उद्योगों में ऊंचे मुनाफे की संभावनाओं के कारण उसकी ओर आकर्षित हुए। भारत में श्रम अत्यंत सस्ता था, कच्चा माल तुरंत और सस्ती दरों पर उपलब्ध था। तैयार वस्तुओं के लिए भारत और उसके पड़ोसियों का विशाल बाजार भी उपलब्ध, देखो बाजार भी उपलब्ध है, कच्चा माल भी उपलब्ध है, रेलगाड़ी भी आ गई, श्रम भी सस्ता है, तो अब क्या चाहिए, है ना। यही सब तो चाहिए होता है उद्योगों के लिए। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय उद्यमियों को ब्रिटिश शासन के दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। पहला है ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसी, बैंक से मिलने वाली पूंजी का विभेदकारी दर, रेलवे भाड़े की दरों में असमानता, देश में भारी या पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का अभाव। देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है, एक मिनट, अच्छा कुछ नहीं, इसमें कारण बताना है आपको किसकी सामना करना पड़ता था। तो ये ना सारे के सारे सही हैं। ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसी, बैंक से मिलने वाली पूंजी की विभेदकारी दर, रेलवे में ऑब्वियसली भाड़े की दर में असमानता थी, और यहाँ पे भारी पूंजीगत वस्तुओं का अभाव था। पढ़ लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन। भारतीय पूंजीपतियों को आरंभ से ही ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों के सामने झुकना पड़ता था। अनेक स्थितियों में भारतीय कंपनियों पर भी विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण वाली मैनेजिंग एजेंसियों का दबदबा होता था।
भारतीय उद्योगपतियों को बैंकों से ऋण मिलने में भी कठिनाई होती थी। अधिकतर बैंकों पर ब्रिटिश पूंजीपतियों का प्रभाव था। अगर भारतीयों को कर्ज मिलते भी तो उन्हें ऊंची दरों पर ब्याज देना पड़ता था, जबकि विदेशी काफ़ी आसान शर्तों पर कर्ज ले सकते थे। मतलब भारतीयों को अगर चाहिए तो उन्हें ऊंची दर पर ब्याज देना पड़ता था और विदेशी को आसानी से मिल जाता था। भारत सरकार की रेलवे नीति ने भी भारतीय उद्योग के प्रति भेदभाव किया। आयातित वस्तुओं की अपेक्षा भारतीय वस्तुओं का वितरण कठिन और खर्चीला था। भारतीयों द्वारा उद्योग स्थापित करने में एक अन्य गंभीर कठिनाई यह थी कि देश में भारी या पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का लगभग पूरा अभाव था और इन उद्योगों के बिना अन्य उद्योग का तेज और स्वतंत्र विकास नहीं हो सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नील दर्पण। ठीक है, इसमें दीनबंधु ने अपना नाटक जो है, देखो इसमें आपको पता चल गया कि दीनबंधु मित्र ने क्या लिखा हुआ है, नील दर्पण। कौन से संदर्भ में लिखा था इन्होंने? भारत के अवौद्योगिकरण, भारतीय मजदूरों की दशा, महिलाओं की सामाजिक स्थिति या फिर नील उत्पादक किसानों का उत्पीड़न। इन चारों में आपको बताना है। तो इसमें क्या होगा फिर आपको, ऑब्वियसली नील दर्पण, नील नाम से है तो क्या होगा, नील उत्पादक किसानों का उत्पीड़न। पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। नील से रंग बनाने का उद्योग भारत में 18वीं सदी के अंत में शुरू हुआ। नील उत्पादक किसानों पर अत्याचार का सजीव चित्रण प्रसिद्ध बांग्ला लेखक याद रखना, दीनबंधु मित्र ने 1860 में अपने नाटक नील दर्पण में किया। कितने सारे फैक्ट मिल गए इसमें, नहीं? चलिए नेक्स्ट है भारत में नील की खेती मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में की जाती थी। अमेरिका में नील का अत्यधिक उत्पादन तथा ब्रिटेन को निर्यात के कारण भारत में इसकी खेती बंद कर दी गई। अच्छा, इसमें आपको मैं आपको असत्य बताना है इसमें आपको, ठीक है ना, असत्य बताना है इसमें और इसमें से असत्य बताना है आपको, या फिर दोनों ही असत्य हो सकते हैं। तो इसमें जो है ना पहला बिल्कुल सही है और ये दूसरा गलत है। आई थिंक जर्मनी होगा यहाँ पे, जर्मनी एक बार पढ़ लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2 असत्य है मतलब ना, तो पढ़ लेते हैं एक बार। देखो हाँ सही थी मैं कि जर्मनी में जो कृत्रिम रंग था के आविष्कार से भारतीय नील उद्योग को कड़ा धक्का लगा था बड़ा, और धीरे धीरे इसका ह्रास हो गया। जर्मनी में जो रंग का आविष्कार हुआ था ना उसकी वजह से हुआ था ना कि अमेरिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे देखिए अब नया चैप्टर शुरू हो गया। ठीक है, नया चैप्टर है नए भारत का उदय, राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, चलिए इसको भी कर ही लेते हैं इसी के साथ। पहला क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के प्रमुख कारण क्या थे? आर्थिक पिछड़ापन, प्रेस तथा साहित्य, भारत के अतीत की खोज, पश्चिमी विचार और शिक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये सारे कारण थे राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के। ये पूछता है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के कारण लिखिए, मेंस में ही पूछ सकता है। तो इन सबको आपको लिखना और एक्सप्लेन भी करना है, कुछ एग्जाम्पल देके। जैसे आर्थिक पिछड़ापन बता सकते हो आपकी दादा भाई नेहरू जी वगैरह, इनकी बुक के नाम बता दो, इन्होंने बताया है ना। और प्रेस और साहित्य का मैंने आपको बताया था, साहित्य में कितनी सारी किताबें लिखी गई थी, है ना, पश्चिमी से विचारें और शिक्षा। तो ये सब है। चलिए पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना बहुत तेजी से विकसित हुई। भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन की जड़ें भारतीय जनता के हितों तथा भारत में ब्रिटिश हितों के टकराव में थी। ब्रिटिश शासन भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण था और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का आधार यही तथ्य था। यह भारत के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा राजनीतिक विकास में प्रमुख बाधक तत्व बन चुका था। प्रेस तथा साहित्य वह प्रमुख साधन था जिनके द्वारा राष्ट्रवादी भारतीयों ने भारत देश के लोगों में देशभक्ति की भावनाओं, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारों का प्रचार किया तथा एक अखिल भारतीय चेतना जगाई। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं। अधिकांश ब्रिटिश अधिकारी और लेखक लगातार यह बात दोहराते रहते थे कि भारतीय लोग कभी भी, देखो वो लोग क्या कहते थे कि वे हमेशा भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की निंदा करते थे। और इस प्रचार का जवाब देकर अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने जनता में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जगाने का प्रयत्न किया। राष्ट्रवादियों ने बड़े गर्व से भारत की सांस्कृतिक धरोहर की ओर संकेत करते हुए आलोचकों का ध्यान अशोक, अकबर जैसे शासकों की ओर अपने खींचने का प्रयत्न किया। नेक्स्ट है कि 19वीं सदी में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा और विचारधारा के प्रसार के फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों ने एक आधुनिक, बुद्धिसंगत, धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक तथा राष्ट्रवादी राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाया। तो ये सब क्या है? राष्ट्रवादी के कारण है, राष्ट्रवाद के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत के एकीकरण में किन कारकों का योगदान रहा? भारत के एकीकरण में, ठीक है ना, पहला है रेलवे, दूसरा है सेना, तार और डाक व्यवस्था। तो इसका आंसर ना, अगर मैं सेना हटा दूँ ना, सेना नहीं है, ठीक है, सेना नहीं है कोई एकीकरण का कारण। इसका आंसर रेलवे, तार, डाक व्यवस्था तीनों है। रेलवे से भी हुआ, डाक व्यवस्था भी, तार, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 बिल्कुल सही।
19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत का एकीकरण हो चुका था, वह एक राष्ट्र के रूप में उभर चुका था, इसलिए भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास आसानी से हुआ। अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे देश में सरकार की एक समान आधुनिक प्रणाली लागू कर दी थी और इस तरह उसका प्रशासकीय एकीकरण हो चुका था। इसके अलावा रेलवे, तार, एकीकृत डाक व्यवस्था ने भी देश को एकजुट बना दिया था और जनता, खासकर नेताओं के पारस्परिक संपर्क को बढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? आपको बताना है। ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना पहले तो किसने करी? दादा भाई नौरोजी ने। आप पूछ रहे कहाँ की? तो इन्होंने की थी लंदन में। कहाँ की थी? लंदन में। पढ़ लेते हैं इसको, बस इन्होंने यही तरह लंदन में की गई। चलो इसमें बताना है दादा भाई नौरोजी के बारे में कौन सा कथन असत्य है। पहला कि उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भारतीय प्रश्नों पर विचार करने, भारत के कल्याण की दिशा में ब्रिटिश नेताओं को प्रभावित करने के लिए की। अच्छा देख लो, असत्य बताना है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। तीसरा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। और चौथा बोल रहा है इनके अनुसार भारत की गरीबी का प्रमुख कारण ब्रिटिश शोषण तथा यहाँ के धन को ब्रिटेन भेजना था। देखो ये मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि इन्होंने एक लिखा था धन निष्कासन का सिद्धांत वगैरह, है ना। इन्होंने बताया था कि कैसे यहाँ का जो धन है वो ब्रिटेन जा रहा है ना। तो ये भी सही, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को। लेकिन ये बोल रहा है कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं चुने गए, ये गलत है। आई थिंक वो 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक बार पढ़ लेते हैं। 1825 में जन्मे दादा भाई नौरोजी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित कर दिया। दादा भाई नौरोजी को 3 बार, 2 नहीं 3 बार उनको राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष चुनकर उनका सम्मान किया है। याद रखना 3 बार बने ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इधर संस्थापक दे रखे हैं और इधर उनकी संस्था दे रखी है और आपको मैथ्स द फॉलोइंग मतलब आपको मिलाना है, ठीक है ना। चलिए, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। और जस्टिस वी रनाडे का हो जाएगा आपका पूना सार्वजनिक सभा। और फिरोज शाह मेहता का हो जाएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। और M.V. राघवाचारी का हो जाएगा मद्रास महाजन सभा। एक बार मिला लेते हैं, A का 3, B का 2, C का 1 और D का 4। ये केवल C में है, ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं क्या सही है। हाँ बिल्कुल सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन, जस्टिस रनाडे पूना सार्वजनिक सभा, वी राघवाचारी मद्रास महाजन सभा, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अब बोल रहा है कि सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत का संबंध किससे है? सेफ्टी वॉल्व, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से, भारत के प्रशासनिक एकीकरण से, भारतीय सेना में जातीय संतुलन से या भारतीय व्यापार का यूरोप में प्रतिबंध। तो इसका संबंध था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। अभी हम देखेंगे आंसर भी और एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बता देती हूँ पहले ही। क्योंकि ना कहीं एओ ह्यूम ने इसको मतलब मदद की थी बनाने में। तो इसमें क्या बोला गया था ना कि एक सेफ्टी वॉल्व है। कैसे? क्योंकि 1857 का विद्रोह सबको याद था कि कहीं ना कहीं जो भारतीय थी वो उनकी मतलब अपनी मांगों के लिए वो थे और उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह ना हो, कोई भी आंदोलन ना हो, कोई विद्रोह ना हो, इसके लिए उन्होंने क्या करा? एक संस्था बनाई। बोला कि इसी संस्था में जो भी होगा मतलब आप हमसे बात करेंगे, है ना, बात करके होगा कुछ भी। तो एक तरह से इसको क्या बोला गया? सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, ठीक है, इसको ये नाम दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत का संबंध INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से था। कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे एओ ह्यूम का मुख्य उद्देश्य यही था कि शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष की सुरक्षित निकासी के लिए एक सेफ्टी वॉल्व बनाना। वे असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित वर्ग और असंतुष्ट किसान जनता के आपसी मेल को रोकना चाहते थे। समझे? वो चाहते थे ना कि शिक्षित भारतीयों में जो असंतोष बढ़ रहा है ना, वो इस संस्था में ही रहे, वो यहाँ पे रहे, हमसे बातचीत करें, बातचीत के द्वारा हल हो। इसलिए क्या बोला गया? इसको सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि इसमें सत्य बताना है आपको, ठीक है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको सत्य बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन बम्बई में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता एओ ह्यूम ने की थी। देखो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा इसका गलत है। एओ ह्यूम ने नहीं करी थी पहले की अध्यक्षता। वैसे तो कह रहा एक्सपर्ट बता ही दूंगी मैं आपको, लेकिन मैं चाह रही थी आप लोग बताएं। चलिए कोई नहीं। पहले तो ये देखिए 1885 दिसंबर में हुई थी और ये जो सभा थी ना ये पुणे में होने वाली थी, लेकिन बम्बई में हुई उसके बाद, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखो पहला एंड दूसरा तो बिल्कुल सही है। देखो इसमें जो ये था ना एओ ह्यूम, इन्होंने कभी नहीं करी है इसकी वो अध्यक्षता, ठीक है ना। पहले तो ये याद रखना।
और इसकी जो अध्यक्षता थी वो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम है, इन्होंने करी थी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखना, अगर किसी को नहीं पता था तो अभी पता चल गया, और याद भी रखना आप आगे से। चलिए, आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं के कार्यक्रम, ठीक है, आपको बताना है राष्ट्रवादी कार्यक्रम और कार्यकलाप के संबंध में आपको बताना है, इसमें आपको असत्य बताना है, याद रखना असत्य। इन नेताओं ने देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए ब्रिटिशों के साथ संघर्ष करा। इन नेताओं का साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना करना महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य था। इन नेताओं ने न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से अलग करने की मांग की, ठीक है ना। इसमें फिर से देख लीजिए, इसमें क्या पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, तो तीसरा तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कि इन नेताओं ने क्या किया था, न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से अलग करने की मांग की थी, ये तो बिल्कुल सही है। तो तीसरा अगर मैं हटा दूं तो यानी कि 1 तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरे को एक बार देख लेते हैं, इन नेताओं का साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना करना महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य था, बिल्कुल सही। मतलब इन्होंने ना एक तरह से आलोचना करी थी पहले साम्राज्यवाद की और अर्थशास्त्र की, मैंने बताया था ना, आर्थिक शोषण जो होता है उसकी आलोचना करी थी, है ना, जो आरंभिक राष्ट्रवादी थे। दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 असत्य है। एक बार पढ़ लेते हैं आंसर। हाँ देखो, आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं का विश्वास था कि देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए सीधी लड़ाई लड़ना अभी व्यवहारिक नहीं है। जो कुछ व्यवहारिक था वह था कि राष्ट्रीय भावनाओं को जगाया जाए, मजबूत किया जाए, बड़ी संख्या में भारतीय जनता को राष्ट्रवादी राजनीति की धारा में लाया जाए और राजनीतिक आंदोलन के लिए उन्हें शिक्षित किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बनाई गई ब्रिटिश समिति ने इंडिया नामक पत्रिका निकालना आरंभ किया। इस पत्रिका के प्रकाशन का उद्देश्य बताना है आपको, भारत में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार, इसमें आपको उद्देश्य बताना है, ठीक है ना। ब्रिटिश संसद द्वारा, एक मिनट इसको जूम कर देते हैं, ब्रिटिश संसद और जनता को भारतीयों के हित में प्रभावित करना। तीसरा है भारतीयों को स्वदेशी वस्तु अपनाने के लिए प्रेरित करना, और चौथा है भारतीयों को आधुनिक संस्कृति के सकारात्मक तत्वों से अवगत कराना। तो इसका उद्देश्य था ब्रिटिश संसद और जनता को भारतीयों के हित में प्रभावित करना, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं। आरंभिक राष्ट्रवादी नेता ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। नरमपंथी राष्ट्रवादियों का विश्वास था कि ब्रिटिश जनता और संसद भारत के साथ न्याय करना चाहती थी, मगर उन्हें यहाँ की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं थी। इस उद्देश्य से नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने ब्रिटेन में जमकर प्रचार प्रसार किया और भारतीय पक्ष को सामने रखने के लिए प्रमुख भारतीयों के दल ब्रिटेन भेजे गए। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति बनाई गई। इस समिति ने 1890 में इंडिया नामक एक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया, जिससे क्या होता, जिसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश संसद तथा जनता को भारतीय स्थिति से अवगत कराया जा सके। क्या हुआ था ना, स्टार्टिंग में जो आरंभिक लोग थे वो नरमपंथी थे, ठीक है ना, नरमपंथी पूरा, फिर उसके बाद बट गया, बस सबको पता होगा, है ना, नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों में बट गए थे ये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का महल भरभरा रहा है, क्या बोल रहा है, कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ये विपिन चंद्रा वाली NCERT की लाइन है, ये हूबहू वही लाइन इन्होंने यहाँ पे रख रखी है क्वेश्चन में। और बताओ इसको किसने कहा था, मतलब कितना स्टेटमेंट देख रहे हो कैसे बोला है इसने कि कांग्रेस का जो महल है वो भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो कौन कर सकता है ये, बताओ कौन बोल सकता है ये? ऑब्वियसली लॉर्ड कर्जन ने ये बात बोली थी, ठीक है, 1905 में। पढ़ लेते हैं। लॉर्ड कर्जन ने विदेश सचिव को बतलाया कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, इसमें सत्य बताना है, ठीक है ना, देख लीजिए सत्य बताना है। 1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर नरमपंथी राष्ट्रवादियों का वर्चस्व, मैंने अभी आपको बताया 1905 में फूट पड़ गई थी, है ना, लगभग समथिंग 1900। हाँ देखो क्या हुआ था 1905 में ना, बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। 1906 में दादा भाई नेहरू को अध्यक्ष बना दिया तो सब लोग चुप बैठ गए, चलो भाई दादा, क्योंकि वो एक तरह से वयोवृद्ध एक वृद्ध नेता थे ना, तो उनको बना तो वो चुप बैठ गए। 1907 में आखिरकार विभाजन हो ही गया, ठीक है ना। तो सब बोलते हैं कि 1905 तक क्या थे, नरमपंथी राष्ट्रवादी का वर्चस्व था, बिल्कुल सही है ये। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1892 में पारित भारतीय हिंदू परिषद कानून, भारतीय परिषद कानून नरमपंथी राष्ट्रवादियों के दबाव का परिणाम था, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना, उन्हीं का परिणाम था 1892 का जो कानून था, एक्ट। आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार काफ़ी व्यापक था,
देखो स्टार्टिंग में क्या था ना, राष्ट्रीय आंदोलन का जो आधार था ना वो व्यापक नहीं था, बल्कि एकदम सीमित था बोल सकते हैं। बहुत ही कम लोग थे, शिक्षित लोग इसमें वो थे, बड़े बड़े लोग शिक्षित लोग हैं ना उस टाइप के। निम्न किसान वगैरह इसमें शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर 1 और 2 है, तीसरा बिल्कुल ही गलत है, आप इसको काट सकते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं कि 1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर उन लोगों का वर्चस्व था जिनको प्राय नरमपंथी राष्ट्रवादी कहा जाता है। कानून की सीमा में रहकर संवैधानिक आंदोलन तथा धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से राजनीतिक प्रगति, इन शब्दों में नरमपंथियों की राजनीतिक कार्य पद्धति को संक्षेप में समझा जा सकता है। और दूसरा है कि नरमपंथी राष्ट्रवादियों के आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश सरकार को 1892 में भारतीय परिषद कानून पास करना पड़ा। इस कानून द्वारा शाही विधायी परिषद तथा प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, इसी का शायद दे रखा होगा, हाँ दे रखा है। और तीसरा बोल रहा है कि आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की बुनियादी कमजोरी संकुचित सामाजिक आधार थी। वास्तव में जनता में नेताओं की कोई राजनीतिक आस्था नहीं थी। ठीक है ना, जो तीसरा वाला है ना वो बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया कि एक तरह से वो सीमित था वो, ठीक है ना, पहले स्टार्टिंग में आरंभिक वाला। चलिए अब क्या बोल रहा है ये कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में मतलब सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब की गई है ना, किस अधिनियम के द्वारा? 1861, 1892, 1909 या 1919? मेरे हिसाब से शायद 1892 हो सकता है इसका, हाँ 1892 में अप्रत्यक्ष रूप से सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इंडियन काउंसिल एक्ट इंडियन 1892 द्वारा की गई। ठीक है ना। वैसे अगर सर ने वैसे मेरे को लगता है एक्ट पढ़ाए हुए होंगे हिस्ट्री में। अगर एक्ट नहीं पढ़ाए हैं, जब मैं एनसीईआरटी आपको पढ़ाऊंगी या मैं कोई भी बुक पढ़ाऊंगी ना हिस्ट्री की, तो मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगी, तो मैं आपको सारे एक्ट पढ़ाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं बार बार आपको कहती हूँ सारे एक्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कहती हूँ कि एनसीईआरटी आप पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, बार बार पढ़िए, कम से कम 2 बार तो पढ़िए ही पढ़िए। हिस्ट्री की तो मतलब मस्ट होती है पढ़ना ना, चाहे आप 9th, 10th, 11th, 12th, बस ये चार क्लास की किताबें पढ़ लीजिए। ठीक है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे क्या हो रहा है, आपका रिवीजन भी हो रहा है, आप पढ़ भी रहे होंगे और एमसीक्यू कर रहे हैं, तो आपका साथ साथ रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, और अब हम आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नए भारत का उदय 1858 के बाद धार्मिक और सामाजिक सुधार। ठीक है, ये हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे 2 चैप्टर ख़त्म हो गए। ठीक है ना। चलिए, और मैं फिर से वो करूँगी कि आपको कोई भी सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।